मुझे बचपन से ही हीरोइन बनने का बड़ा ही शौक़ था। गांव में लोग मेरी एक्टिंग की बहुत ही तारीफ़ किया करते थे और साथ ही साथ वह लोग मुझे यह भी कहा करते थे कि हम जैसे गरीब लोगों के सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन मैं बचपन से ही बड़ी ही ज़िद्दी थी। मुझे हीरोइन बनने का बड़ा ही शौक़ था। मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं हमेशा लोगों को कहा करती थी कि देखना, एक दिन मैं बड़ी होकर बहुत ही फेमस हीरोइन बनूंगी, तब आप लोग मेरी तारीफ़ें किया करेंगे। मेरी इन बातों को सुनकर गांव के सभी लोग हंसा करते थे, लेकिन उनकी हंसी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह मेरी बातों को मजाक में लिया करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा हीरोइन बनने का सपना और मजबूत होता गया। गांव में हर कोई जानता था कि मैं बड़ी होकर एक हीरोइन बनना चाहती हूँ। एक दिन मैं मेले में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात किशोर नाम के लड़के से हुई थी। वह लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। उसे देखकर मैं पहली ही नज़र में से दिल दे बैठी थी। धीरे धीरे मेरी और उसकी मुलाकात होने लगी। मैंने उसे अपने हीरोइन बनने के बारे में भी बताया था। इस खबर को सुनकर उसने मुझसे कहा कि वह मुझे कल ही शहर लेकर जाएगा और वहाँ जाकर मुझे एक अच्छी सी मूवी में हीरोइन बनने का भी मौका मिलेगा। इस खबर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन तभी उस लड़के ने मुझे कहा कि यह बात मैं गांव में किसी को ना बताऊं और हमें यहाँ से चुपचाप जाना पड़ेगा। उस लड़के की बात को मैंने बिना समझे मान लिया और फिर रात को सारा सामान पैक करके अपने घर से भाग चुकी थी। लेकिन शायद ये मेरी बड़ी गलती थी। काफ़ी देर के सफ़र के बाद वह लड़का मुझे एक बहुत ही बड़े बंगले में लेकर गया। वह बंगला दिखने में बहुत अजीबोगरीब था। उस लड़के को मैंने कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। वह लड़का मुझे बस हीरोइन बनने के सपने दिखाने लगा, जिसे सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। इसी वजह से मैंने उससे आगे चलकर कोई सवाल नहीं किया। लेकिन तभी वह मुझे एक बहुत ही अधेड़ उम्र की औरत के पास खड़ा कर दिया। वह औरत मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर कुछ देर बाद वह लड़का यह कहकर चला गया कि कुछ देर बाद वापस आता है। लेकिन बाद में वह लड़का कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वह लड़का मुझे जहाँ छोड़ कर गया था वह एक कोठा था। मैं बहुत ही ज़्यादा तड़फी, चिल्लाई, भीख मांगी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। उस अधेड़ उम्र की औरत ने मुझे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा आज रात के लिए मैं तैयार रहूं। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर जैसे ही रात हुई तो एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसने मेरे साथ, मेरा नाम आयशा है, मैं बिलासपुर के एक छोटे से गांव में रहा करती हूँ। मेरे घर में माता पिता और मेरी 2 छोटी बहनें भी रहा करती हैं। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का कोई शौक़ भी नहीं था। इसी वजह से 5वीं कक्षा के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन मेरी दोनों बहनें आगे की पढ़ाई कर रही थी। मुझे ज़्यादातर बचपन से ही हीरोइन बनने का बड़ा शौक़ था। मैं अक्सर कोई मूवी देखा करती तो हूबहू उसी की तरह एक्टिंग भी किया करती। लोग मेरी एक्टिंग की बहुत ही तारीफ़ें किया करते थे, लेकिन वो मुझे अक्सर कहा करते कि गरीब लोगों के सपने कभी सच नहीं होते और गरीब लोगों को कोई हीरोइन क्यों बनाएगा। लोगों की बातों को सुनकर मैं थोड़ा मायूस हो जाया करती थी, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बातों को मन में नहीं लिया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने सपनों को कैसे भी तैसे करके पूरा करके ही रहूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा हीरोइन बनने की इच्छा और मजबूत होती गई। माता पिता ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि हम जैसे छोटे घर की लड़कियों को हीरोइन नहीं बनाया जाता। इसी वजह से मैं अपने इस हीरोइन बनने के सपने को अभी से ख़त्म कर लूं। लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। हमारे गांव में बहुत ही कम लोगों के घरों में टीवी हुआ करता था। मैं अक्सर उनके घरों में जाकर मूवी देखा करती थी और हूबहू उसी की तरह एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे मेरी एक्टिंग में काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर ये चिंता भी सता रही थी कि आखिर मैं कैसे हीरोइन बनूंगी, क्योंकि हीरोइन बनने के लिए मुझे तो मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना पड़ेगा और मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में तो कोई ठिकाना भी नहीं था और मैं वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी जो मेरी मदद कर सके। मैं हमेशा भगवान से दुआ करती कि मेरी बस इस इच्छा को पूरा कर दे। मैं दिन भर घर में एक्टिंग किया करती। माँ ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा अपनी इस जिद को छोड़ दे, क्योंकि हम तुझे अकेली इतने बड़े शहर में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते।
वहाँ के लोग कैसे होंगे हमें इस बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को हीरोइन बनने के नाम पर बहुत फ्रॉड किया जाता है, उनसे बहुत पैसे लिए जाते हैं और कई बार तो कुछ लड़कियों के साथ गलत भी किया जाता है। लेकिन मुझे माँ की कोई बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि माँ कभी मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में गई ही नहीं है, तो उसे क्या पता होगा कि हीरोइन कैसे बनते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी मेरी गलतफहमी थी। मैं अपने से बड़ों का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बस मुझे अपनी ही ज़िद बहुत प्यारी थी। मैं किसी भी हद तक जा सकती थी हीरोइन बनने के लिए। एक दिन गांव में एक मेले में गई थी, वहां जाकर एक्टिंग करने लगी। फिर कुछ ही दूर में एक लड़का खड़ा था जो कि मुझे कब से घूर रहा था। तभी वह लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें तो हीरोइन बनना चाहिए। उसने मेरी खूब तारीफ़ें की। उस वक्त मैं कम उम्र की लड़की थी, मुझे जो जैसा कहता मैं उसकी बातों को सुन लिया करती। अगर कोई मेरी तारीफ़ें करता तो मेरी नज़र में वह लड़का बहुत ही अच्छा होता। धीरे धीरे मेरी और उस लड़के की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। धीरे धीरे मुझे उस लड़के से मोहब्बत भी हो गई थी। वह लड़का एक दिन आकर मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। इस खबर को सुनते ही मैं तो पहले ही खुशी से झूम उठी थी। मैं उछलने लगी। मैं कहने लगी, कैसे तुम पूरा कर सकते हो? उस लड़के का नाम किशोर था। वह मुझे कहने लगा, आयशा, हीरोइन बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुंबई जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर मैंने उसे कहा, वह तो मुझे भी अच्छे से मालूम है। लेकिन तभी वह मुझे कहने लगा कि मुंबई में बहुत ऑडिशन होते हैं, पता नहीं तुम्हें वहाँ पर कोई हीरोइन बनाएगा भी या नहीं। लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। मेरा एक बहुत ही ख़ास दोस्त है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता है। मैं उससे बात करूँगा और देखना वह तुम्हें हीरोइन के लिए अपनी कोई फ़िल्म में ले ही लेगा। इस खबर को सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठी थी। तभी वह लड़का मुझे कहने लगा, तुम्हें यह बात गांव में किसी को भी नहीं बतानी होगी, नहीं तो कोई भी तुम्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं देगा। मैंने कहा कि क्या यह बात मैं अपने माता पिता को भी ना बताऊं? तभी किशोर कहने लगा कि नहीं नहीं, अगर तुमने अपने माता पिता को भी ये सारी बात बताई तो वह भी तुम्हें मुंबई नहीं जाने देंगे और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। और जब तुम हीरोइन बन जाओगी उसके बाद अपने माता पिता से आकर मिलना और उन्हें सारी हकीकत बता देना, तब तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उस लड़के की बात मुझे सही लगी थी। इसी वजह से मैंने उसी रात अपना सारा सामान पैक कर लिया और चुपचाप अपने माता पिता को छोड़कर घर से भाग चुकी थी। लेकिन यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर काफ़ी लंबे के सफ़र के बाद वह लड़का मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब बंगले में ले गया। वह बंगला काफ़ी पुराना सा लग रहा था। उस बंगले के इर्द गिर्द लोगों ने पान थूक कर फेंका हुआ था। बिल्कुल भी वहाँ सफाई नहीं थी। बहुत ही अजीबोगरीब लोग थे। मैं किशोर से पूछी कि किशोर, तुम मुझे ये कहाँ पर लेकर आए हो? ये बहुत ही अजीबोगरीब जगह है और यहाँ के लोग भी मुझे अलग ही नज़र से देख रहे हैं। तभी वह लड़का मुझे कहने लगा, आयशा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर फिल्म बनती है ना। तभी मैं किशोर की बात को सुनकर चुप हो चुकी थी। फिर जैसे ही वह मुझे अंदर लेकर गया तो वहाँ पर एक बहुत ही उम्रदार औरत माथे पर बहुत बड़ा टीका लगाए बैठी हुई थी। वह मुझे देखकर कहने लगी, वाह किशोर, दिखने में तो ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, कहाँ से लेकर आए हो? उस औरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी। मैं तभी किशोर के पीछे जा छुपी। तभी किशोर मुझे कहने लगा कि ये मेरे फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं लग रहा, मैं एक अर्जेंट कॉल करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुको और इन्हें अपना नाम बताओ और अपना परिचय दो और तुम बताओ कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग भी करती हो। किशोर की बात को सुनकर मैं चुपचाप उस औरत के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम हीरोइन बनने के लिए आई हो? मैंने कहा जी। तभी वह मुझे कहने लगी, मैं आज से यहीं रहना पड़ेगा और तुम अपने हीरोइन बनने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। उस औरत की बात को सुनकर मैं पूरा चौंक सी गई थी। मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है? तभी वह औरत मुझे कहने लगी कि यहाँ पर कोई मूवी वगैरह नहीं बनती है और ना ही यहाँ पर कोई ऑडिशन हो रहा है।
ये एक कोठा है जहाँ पर लड़कियाँ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारती हैं। उस औरत की बातों को सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा नहीं नहीं। तभी मैं वहाँ से भागने लगी। तभी उस औरत ने अपने कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं डर के मारे बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी। तभी वह औरत मुझे कहने लगी, जो तेरा किशोर था ना, वह तुझे यहाँ बेचकर कब का जा चुका है और तू अब यहीं पर रहेगी। इस बात को अच्छे तरीके से समझ ले। इन बातों को सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मैंने वहाँ पर खूब चिल्लाया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, किशोर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किशोर तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो यहाँ पर मुझे हीरोइन बनने के लिए लेकर आया है। तभी वो औरत मुझे कहने लगी कि तुम जैसी यहाँ पर लाखों लड़कियाँ आती हैं और यही कहा करती है कि किशोर उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन किशोर किसी भी लड़की से मोहब्बत नहीं करता। वह तो तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को यहाँ पर प्यार के झांसे में लाकर बेच देता है और फिर लड़कियाँ उम्र भर यहाँ पर रहती हैं और मैं उनसे अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ। उस औरत की बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो। लेकिन उस औरत ने कहा कि इस जगह पर जो लड़की एक बार आ जाए वह वापस कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। फिर उस औरत ने मुझे पकड़कर एक बहुत ही गंदे से कमरे में जाकर बंद कर दिया। कुछ दिन तो मैं वहाँ बहुत रोई, बहुत बिलखिलाई, लेकिन किसी ने मेरी एक भी मदद ना की। किसी ने मेरी पुकार तक ना सुनी, किसी ने मेरा दुख तक ना सुना कि मुझ पर क्या बीत रही है। तभी कुछ दिनों के बाद वह औरत मेरे सामने फिर आई और फिर मुझे कहने लगी कि देख लड़की, अब तेरी यही ज़िंदगी है, यहाँ से तू अभी कभी निकल नहीं पाएगी। तू जितनी चाहे मर्जी कोशिश कर ले। अगर तू मेरी बात मानेगी तो तुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे और तुझे खाने को रोटी भी मिलेगी। उस औरत की बात को सुनकर मैं सहम चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे पास उस औरत की बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर उस औरत ने मुझे कुछ कपड़े दिए और कहा कि आज रात के लिए मैं तैयार हो जाऊं, और हाँ, अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन कपड़ों को देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी नरक नज़र आ रही थी। मैंने बड़े ही पत्थर दिल रखकर उन कपड़ों को हाथ लगाया था और मुझे अपनी माँ की याद आज बहुत ही ज़्यादा आने लगी थी। मैं बहुत रो रही थी। माँ मुझे हमेशा सही ही कहा करती थी कि हीरोइन बनने के नाम पर लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा धोखे किए जाते हैं। काश मैं अपनी माँ की बात को मान लेती। काश मैं उस वक्त रुक जाती। काश मैं हीरोइन बनने के सपने को छोड़ देती, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में मुझे ये दिन न देखना पड़ता। आज अब मैं अपने परिवार के साथ होती। पता नहीं मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वह लोग तो यही सोचते होंगे, या तो मैं किसी लड़के के साथ भाग गई, या तो फिर हीरोइन बनने के चक्कर में मैं घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हूँ। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ पर मुझ पर क्या बीत रही है, मैं किस तरीके की ज़िंदगी काट रही हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अब रात के लिए तैयार होना था। अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा था। मेरे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हर तरफ बॉडीगार्ड लगाए गए थे। जब उस औरत के दिए कपड़े पहनकर मैं तैयार हुई तो वह मुझे औरत देखकर मेरी खूब तारीफ़ें करने लगी। वह मुझे कहने लगी कि वाह छोरी, तू तो पहले से भी ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही है और तेरी तो कीमत भी काफ़ी अच्छी होगी। तभी उसने मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया और कहा कि जो कमरे में सेठ आकर बैठा है, तुझे आज उसे खुश करना होगा। सेठ आज पहली बार हमारे मोहल्ले में आया है, तू उसे बिल्कुल भी नाराज़ मत करना, नहीं तो मैं तेरा खाना पीना सब कुछ छीन लूँगी और तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दूँगी। इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं सहम कर उस कमरे तक पहुँच गई। मुझे उस कमरे में जाने से पहले बहुत डर लग रहा था। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और कमरे का नज़ारा देखकर चौंक गई थी। सामने चेयर पर एक सेठ बैठा हुआ था जो काफ़ी उदास था। जब उसने मुझे देखा तो मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं बहुत डरी हुई थी। आज की रात मेरे ऊपर क़यामत छाने वाली थी। फिर उस सेठ ने लाइट बंद करते ही वही किया जो इस जगह पर हर लड़की के साथ होता है। फिर काफ़ी समय के बाद जब सेठ कमरे से चला गया
तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। मैं एक जीती जाती मुर्दा बन चुकी थी। मैं तो उस रात खूब रोई। मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। भगवान करे किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो रहा था। फिर दूसरे दिन उस उम्रदार औरत ने मुझे वहाँ काम करने वाली हर लड़की से मुलाकात करवाई। उन लड़कियों से मिलकर मुझे यह पता चला कि वहाँ पर मेरी जैसी और भी लड़कियाँ थीं जिन्हें धोखा देकर यहाँ पर लाया गया था। या तो किसी को कोई अपना ही बेचकर यहाँ पर जा चुका था, या तो फिर कोई प्यार में उन्हें धोखा देकर या हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। उनमें से कुछ लड़कियाँ तो ऐसी थी जिनकी उम्र मुझसे भी छोटी थी, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे तो उन पर तरस आने लगा। इन सब चीज़ों को देखकर मैं भगवान को बहुत ज़्यादा याद करती थी कि आखिर लड़कियों को इतना दुख क्यों दिया जाता है। धीरे धीरे मैं भी उन लड़कियों के साथ बातचीत करने लगी, लेकिन जब रात का समय आता तब मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता भी सताने लगती, क्योंकि हर रात वही एक ही शख्स मेरे कमरे में आता था जिसे मुझे खुश करना होता था। लेकिन आज तक उसने मेरे साथ एक भी सवाल नहीं किया, ना ही उसने मुझसे कोई चीज़ की डिमांड की। उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कि उसे भी ज़िंदगी में कोई अच्छा खासा दुख मिला है। इसलिए मैं भी चुपचाप वही किया करती जो वह कहा करता था। मैं उसके सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला करती थी। वह जो सेठ था वह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था और इसके बदले वह मुझे काफ़ी अच्छी कीमत भी दिया करता था। इस खबर को सुनकर वह उम्रदार जो औरत थी वह मेरी खूब तारीफ़ें किया करती थी। वह कहती थी, वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, आते ही तूने मुझे इतना मुनाफा कमा कर दिया है। अब उस कोठे में मेरी भी बहुत वाहवाही होती थी, क्योंकि सबसे जो पैसे वाला सेठ था वह रोज़ हमेशा मेरे पास ही आता था। वह किसी भी और लड़की के पास नहीं जाता था और वह सिर्फ एक ही शख्स था। धीरे धीरे मैं अपने दर्द भी भूलने लगी थी, लेकिन मुझे अपने माता पिता की बहुत याद भी आती थी। अगर मैं हीरोइन बनने की ज़िद ना करती तो मुझे ये दिन बिल्कुल भी ना देखना पड़ता और शायद अब तक मेरी शादी अच्छे खासे घर में भी हो चुकी होती। लेकिन अगर अब मैं दोबारा यहाँ से भागकर अपने घर भी चली जाऊँ तो उन लोगों को मैं आखिर क्या कहूँगी। सब तो मुझे ही गलत समझेंगे और कोई भी कोठे से आई लड़की को दोबारा अपने परिवार में जगह नहीं देता और सारे गांव में भी मेरे माता पिता की बहुत ही बेइज्जती होती और माता पिता भी मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। इसी वजह से अब मैं उस कोठे से भागकर जाने की ज़िद को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी थी। मैंने इसी को अपनी ज़िंदगी मान ली थी। अब मैं हर दिन अपने भगवान को पूजा करती थी और उनके सामने दुआ किया करती थी कि एक दिन वो जो सेठ था वह शाम के वक्त ही मेरे कमरे में आ चुका था। उस वक्त मैं तैयार हो रही थी। उस दिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वह भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारे पास रोज़ आता हूँ, लेकिन कभी भी तुमने बाकी लड़कियों की तरह मुझसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं की और ना ही कभी मुझे खुश करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करती हो। बिल्कुल भी तुमने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। आखिर क्यों? तभी मैंने उससे कहा कि यह मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पर खुशी से नहीं आई हूँ। जब मैंने यह बात कही तब वह सेठ जो था वह ज़िद करने लगा। वह मुझे कहने लगा कि अभी तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। तभी मैंने उसे अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मेरी बात को सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। वह मुझे देखकर कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि मेरी ही ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ा धोखा मिला है, लेकिन नहीं, धोखा तो सबसे बड़ा तुम्हें मिला है, जो कि तुम इस जगह पर आकर खड़ी हुई हो। जब मैंने उसके मुंह से सुना तो मैंने उसे कहा कि आपका क्या मतलब है? क्या आपको भी किसी ने धोखा दिया है? तभी वह सेठ मुझे कहने लगा कि उसने 10 साल एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की थी, उसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन वह लड़की 10 साल तक उसे यूज़ करती रही, क्योंकि वह सिर्फ़ और सिर्फ उस सेठ के पैसों से प्यार करती थी। उसे इससे बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसके बाद वह पूरे तरीके से टूट चुका था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे इस जगह का रास्ता दिखाया और उसी दिन मेरी मुलाकात तुमसे भी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे पास आता तो मुझे भी तुम्हारी आदत लग चुकी थी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल भी अलग थी। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज तुमसे जाकर बात करता हूँ।
उस सेठ की बातों को सुनकर मुझे खुद ब खुद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, क्योंकि धोखा तो हम दोनों की ज़िंदगी में ही मिला था। फिर यह कहते ही उस सेठ ने मुझ पर खूब प्यार लुटाया था। वह रोज़ ही मेरे लिए नए नए तोहफे भी लेकर आता और मुझे खुश करने की पूरी कोशिश किया करता, लेकिन मैं उसके तोहफ़ों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करती थी। लेकिन यह बात उस सेठ को अच्छे तरीके से पता थी। धीरे धीरे मुझे भी उस सेठ से मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन अब दोबारा किसी इंसान से मोहब्बत करना ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी और मेरी आगे की ज़िंदगी का तो कुछ पता भी नहीं था। और यहाँ पर कोई भी इंसान किसी से मोहब्बत नहीं करता, बेशक चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और यह बात मेरे दिल दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ चुकी थी। लेकिन एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठी थी। मैंने देखा कि वह सेठ उस उम्रदार औरत के साथ बात कर रहा था और उसके साथ बहस भी कर रहा था। वह औरत उससे कह रही थी वह किसी भी हालत में आयशा को इस जगह से जाने नहीं देगी, लेकिन वह उसके साथ बहुत ज़िद कर रहा था कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो इस कोठे को पूरे तरीके से बंद करवा देगा। वह औरत बहुत डर चुकी थी। वह कहने लगी वह बिना पैसे लिए आयशा को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। लेकिन उस औरत ने जितनी कीमत बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह चुकी थी। लेकिन उस सेठ ने बिना कहे ही 20 लाख रुपए उसे दे दिए, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठी थी और कहने लगी कि जा तू अपनी आयशा को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जा। तभी वह सेठ भागता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस नरक भरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा चुका था। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी वह मुझे एक मंदिर में लेकर गया और वहाँ जाकर उसने बड़ी ही सादगी के साथ मुझसे शादी कर ली। लेकिन मैं बड़ी ही सहमी हुई थी, बस मैं उसे देखते ही जा रही थी। जब सुहागरात की रात वह कमरे में आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझे वहाँ से यहाँ क्यों लेकर आए हो और तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो और भी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती थी। तभी वह सेठ मुझे कहने लगा कि उसे धीरे धीरे मुझसे मोहब्बत हो चुकी थी और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे शादी उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें उस नर्क भरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करना चाहता था और तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी भी देना चाहता था। और वैसे भी तुम खुद भी तो वहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहती थी। तुम्हारे साथ भी तो इतना बड़ा धोखा हुआ था। तुम तो यहाँ हीरोइन बनने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर बेच दिया गया था। इन सब बातों को सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सोचने लगी कि हालात मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ चुके हैं और अब मेरे भगवान ने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया है, मुझे एक नेक ज़िंदगी दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति अब मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।